हाय दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। किसी भी बैंक जॉब का आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो इंग्लिश की तैयारी हमें किस तरह से करनी चाहिए। जब भी आप लोग इंग्लिश की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो एक प्रॉपर सिलेबस दिया होता है। ठीक है, सिलेबस में आपको 10 से 12 चीज़ें होती है, फिर लिखा होता है कि पैसेज भी आपको करना है। और मतलब एक प्रॉपर सिलेबस आपको दिया होता है और बोला जाता है कि इस सिलेबस के हिसाब से आप क्या कीजिए, इस एग्जाम को कीजिए। ठीक है। अ, पर कई बार ऐसा होता है कि जो सिलेबस हमें दिया होता है ना, उसको हम पूरा कर लेते हैं, सिलेबस को पूरा कर लेते हैं, उसके बावजूद भी इंग्लिश में हम लोग अपनी जो कट ऑफ है वो भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। और फाइनल जो एग्जाम है उसको भी आप क्लियर नहीं कर पाते। और इंग्लिश का तो रोल फाइनल के बाद भी होता है, जैसे आपका ग्रुप डिस्कशन है तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में किसी टॉपिक पे डिस्कस करना होता है। अगर फाइनल में आपका ऐसे राइटिंग भी है तो आपको इंग्लिश में ऐसे लिखना रहता है, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग। तो कुल मिला के प्री में, मेंस में, फाइनल जो आप एग्जाम देते हैं तब आपका ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू में। बट इंटरव्यू में हम ये नहीं बोल सकते कि आपको इंग्लिश में देना होता है, आप इंग्लिश हिंदी किसी में भी दे सकते हैं, बट इंटरव्यू में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, बट ग्रुप डिस्कशन पक्के से आपको इंग्लिश में ही करना रहता है। ऐसे लेटर राइटिंग आपको इंग्लिश में करनी होती है। फाइनल में आपका एग्जाम इंग्लिश का आता है, फिर प्री में भी आपका इंग्लिश का आता है। तो कुल मिला के इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। स्पेशली आप अगर यूपी से है, बिहार से है, ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंग्लिश का स्कोप नहीं है, मतलब वहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है इंग्लिश को सीखने की। और उसके बदले आप कुछ साउथ स्टेट में चले जाइए, ठीक है, वहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि उनको बहुत टेंस या सब बेसिक ग्रामर ये सब आता है, बट वो लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, तो उनका ये जो जीडी पोर्शन है, ग्रुप डिस्कशन, बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, जैसे उनका स्कोप है, क्योंकि साउथ में कई सारी अपॉर्चुनिटीज होती है जिसमें वो बाहर जाके जॉब करते हैं, तो उनको मौका मिलता है बात करने का, तो वो सीख लेते हैं इंग्लिश। बट नॉर्थ में ऐसी अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, खासतौर के यूपी और बिहार में जो है ये इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि इंग्लिश को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, यूपी बिहार में आप उनका मैथ्स देख लीजिए, खतरनाक ही उनका स्ट्रांग होता है, मैथ्स, रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, बाकी सब तो मतलब मैथ्स और रीजनिंग तो उनके ब्लड में है, उनको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो उनके ब्लड में है, उनको बहुत ही कम स्ट्रगल में बहुत अच्छा उनका मैथ्स रहता है। और रीजनिंग भी उनका काफ़ी अच्छा रहता है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पे फेस करना पड़ता है। ठीक है, ये बात रियलिटी है, ऐसा होता है। तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जहाँ पे आपको बताया गया होगा कि आपको ये प्रॉपर सिलेबस है, इसको करना है। प्लस इस सिलेबस के साथ आपको मतलब पूरी चीज़ें लिखी होती है कि आपको वर्क करना है, आपको टेंसेस करने हैं, आपको नरेशन, बहुत सारी चीज़ें मेंशन रहती है। आपको पैसेज करना है, फिर आपको एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, फिर वहाँ से आपको कुछ वर्ड्स भी रहते हैं कि इन वर्ड्स को आप लर्न कीजिए। तो इस टाइप की आपको बहुत सारी ट्रिक दी जाती है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और जिसकी हेल्प से आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हो, तो वो ट्रिक क्या है। ठीक है, उस ट्रिक के लिए आपको दो तीन चीज़ें लगेगी। पहली चीज़ है आपका 20 रुपए का जो रजिस्टर होता है ना, रफ रजिस्टर, एक तो वो रजिस्टर आपको लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ रिवीजन, तीसरी चीज़ कुछ भी। कुछ भी का क्या मतलब है? कुछ भी का मतलब है कहीं पे भी। अभी तो आप अगर शुरुआत करने जा रहे हैं, आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा पुअर है, डिपेंड करता है कि आपका खुद का लेवल कितना है। आप लोग जानते हैं ना खुद के बारे में कि आपको कितनी इंग्लिश आती है। अगर आपको लगता है कि आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ही ज़्यादा आपका इंग्लिश वीक है, बिल्कुल, जब भी आपका कोई एग्जाम होता है 30 का, अगर प्री बोल लीजिए, 30 या 35 का, तो 30 नंबर का आता है आपका प्री, अगर आप बात कीजिए, तो उसमें आपके 30 में से 7 8, मतलब लेस देन 10, 7 8 6 ऐसे नंबर आते हैं, तो ये बहुत पुअर कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा पुअर है। अगर आपके मार्क्स 10 से 20 के बीच में आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी इंग्लिश ठीक है, मीडियम बोल सकते हैं या ओके। 20 से 30 के बीच में आ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे गुड, आपकी इंग्लिश अच्छी है। तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि आप कितने पानी में, मतलब कौन सी वाली कैटेगरी में आते हैं। क्या आपके मार्क्स हमेशा 10 से कम आते हैं, या 10 से 20 के बीच में आते हैं, या 20 से 30 के बीच में आते हैं। तो 20 से 30 के बीच में आते हैं तो फिर तो आपको कोई टेंशन ही नहीं, आपको सब कुछ आता है। ये सजेशन स्पेशली 10 से 20 और 7 से 8 वाले जो नंबर्स वाले जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए ये सजेशन मैं आपको बताऊंगी। तो इस कुछ भी में आपको क्या करना है, कोई भी आपको किताब मिल जाए, शुरुआत आप इजी से कीजिए। कौन सी किताब? जैसे कि 5th क्लास की इंग्लिश की किताब, 6th क्लास की इंग्लिश की किताब, अगर हो सके तो 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, 5वीं से लेके 12वीं क्लास तक के आप इंग्लिश की किताब को कीजिए। ठीक है, किताब ले लीजिए। किताब लेने के बाद आपको क्या करना है, किताब का पहला पेज ओपन करेंगे तो 5th क्लास की इंग्लिश की किताब तो आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लगती होगी। ठीक है, ठीक है, तो
5th क्लास की इंग्लिश की किताब। और एक और मैं आपको रीज़न बताती हूँ स्टोरी बताने से पहले कि मैं ऐसे ये 5th क्लास 6th क्लास की बातें क्यों कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि कुछ जो लोग हैं, कुछ हमारे एस्पिरेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश ही 5th के बाद आती है। तो कई सारी हमारी फैमिली सिचुएशंस ऐसी होती है जिसकी वजह से हमें लाइफ में मौका नहीं मिल पाता सीखने का इंग्लिश को। और अगर आप किसी फॉरेनर से बात करो, वहाँ पे 2 या 3 साल के बच्चे ही पूरा इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है? उनको भी कुछ आता नहीं है, उनको लिखना भी ना आता, लेकिन उनको बोलना आता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में अपने आप ही आपको सेंटेंसेस पता लगेगा ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है? तो बस मौका आपको नहीं मिल पाया, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई सीखने की, इस वजह से आपकी इंग्लिश पुअर है। अदरवाइज आप अगर किसी से पूछो इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इजी क्या है, तो बाहर के लोग बोलेंगे सबसे ज़्यादा इजी है इंग्लिश। लेकिन अगर यही बात आप यहाँ पूछेंगे तो हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा इंग्लिश है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है इंग्लिश, ठीक है? उनके लिए सबसे ज़्यादा इजी है इंग्लिश, हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है इंग्लिश। क्यों? क्योंकि हम इसको सीख नहीं पाए। तो सीखने का तरीका है, जो हम पहले नहीं पढ़ पाए उसकी तैयारी हमें अब करनी है। तो आपको क्या करना है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको खरीदने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल फ़ोन में सारा कुछ मिल जाता है। मोबाइल में आप सर्च कीजिए 5th क्लास एनसीईआरटी बुक इंग्लिश, ऐसे 6th क्लास, ऐसे करके आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पहला फर्स्ट चैप्टर का पहला पेज खोलना है, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना शुरू करना है। हमें उसके मतलब तो आते नहीं, पढ़ के क्या फ़ायदा। आप उसका मान लीजिए पहली जो चैप्टर है उसमें कोई स्टोरी लिखी है, कुछ लिखा, आप बुक को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको स्टोरी सीखनी है या आपको कुछ एग्जाम देना, आपको वो बुक इसलिए पढ़नी है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड है जिसका मतलब आपको नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, जो जो वर्ड नहीं पता आपको, सारे के सारे वर्ड लिखना शुरू कर दीजिए। कहाँ पे? वो जो 20 रुपए का आपका रजिस्टर था उसमें आप लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है? सिर्फ वर्ड लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेशली कुछ अलग से टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको इंग्लिश में लगाने पड़ेंगे। आपकी रीजनिंग मैथ्स तो स्ट्रांग है, तो उसमें जो आपके एफर्ट्स बचते हैं वो आप इंग्लिश में लगाइए। और ये वन टाइम, ऐसा नहीं कि ये एफर्ट्स आपको बार बार लगाने पड़े। एक बार आप 5 से लेकर 12 क्लास की बुक कर लीजिए, आपका काम इसमें हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद क्या करना है आपको, वन बाय वन लाइन पढ़नी शुरू करनी है। स्टोरी की तरह से नहीं पढ़ना, इसको इस तरह से पढ़ना है कि आपको कौन कौन से वर्ड्स नहीं आते, जो जो वर्ड्स नहीं आते उस वर्ड्स को आप 20 रुपए के रजिस्टर में लिखते चलिए, ठीक है? तो अगर आप 2 घंटे भी बैठते हैं तो आप आराम से 4-5 चैप्टर कवर कर चुके होंगे और आपने कम से कम शायद 70-80 वर्ड लिख लिए होंगे, ठीक है? 80 वर्ड, 70 वर्ड, 60 वर्ड, जितना आपका कैपेसिटी है। उसके बाद आप लोग जानते हैं ना, गूगल में ट्रांसलेशन आता है इंग्लिश टू हिंदी। अब इन वर्ड्स को वहाँ पे टाइप कीजिए और इसका जो हिंदी में मीनिंग है ये खुद से देखिए। पर हम ये सारी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं दोस्तों? आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आजकल तो बहुत सारी डिक्शनरी मिल जाएगी, बहुत सारी साइट्स मिल जाएगी जहाँ पे हमें सीधे जो है वर्ड उसका मीनिंग लिखा होता है, तो वहां से क्यों ना तैयारी करें। कभी भी आप देखना, जो चीज़ आप खुद से मेहनत करके खुद से ढूंढ के करते हो वो चीज़ आपको याद भी बहुत लंबे टर्म तक रहती है, आपको उसका फायदा भी मिलता है। तो किसी ने ऑलरेडी आपको बनी बनाई खिचड़ी दे दी, उसको आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको इतना बेनिफिट कभी भी नहीं पहुंचेगा जितना आप उसको खुद से लिख के खुद से ढूंढ के करते हैं। तो आपका जो दिमाग है, दिमाग में आधे से ज्यादा जो वर्ड्स के मीनिंग है ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगे। भले ही अभी आपको उसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप ये प्रोसेस पूरा कर लेंगे आपको अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये मेहनत आपको खुद से करनी है बैठ के। टाइम आपके पास कम है, उसके बावजूद भी ये काम आपको खुद से करना है कि हर जो वर्ड आपने लिखा था गूगल ट्रांसलेशन में डालिए इंग्लिश टू हिंदी, और वहां पे इसका जो भी हिंदी में मीनिंग आ रहा है, अपनी जो 20 रुपए का रजिस्टर था इंग्लिश के सामने उसका हिंदी में मीनिंग लिखिए। ये काम आपको 5th की, 6th की, 7th 8th 9th 10th 11th 12th की इंग्लिश की बुक के साथ करना है। उसके बाद जो भी एडिटोरियल आ रहे हैं कहीं से भी, ऐसा नहीं कि लेटेस्ट एडिटोरियल, कोई भी आपको पुराना एडिटोरियल मिल रहा है वो आप उठा लीजिए और वहां से भी यही काम कीजिए। आपको स्टोरी नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं, ठीक है? लिखने के बाद आप क्या कीजिए, इसका रटाफिकेशन कीजिए। कैसे रटना है, कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं, मान लीजिए कॉवर्ड, इसका मतलब होता है डरपोक, ठीक है? तो आपको ऐसे पढ़ना है, कावर्ड, डरपोक, कावर्ड, डरपोक, इंग्लिश हिंदी 5 बार रीड करना है। बस आपको रटाफिकेशन करना है। इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे नहीं कि जिसको आप समझ सके, ये आपको रटना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, ये आपको रटना पड़ेगा। तो रटने का तरीका है कि जो भी आपने बुक बनाई है 5 बार रीड कीजिए, कावर डरपोक, कावर डरपोक, ऐसे करके आप वर्ड्स को रिपीटली मुंह से बोलिए, खुद से रिवीजन कीजिए। इससे आपको ये वर्ड्स अपने आप ही याद हो जाएंगे। जब आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, इतना कुछ आप रीड कर चुके होंगे, तो रीड करने से आपको क्या फायदा होगा कि जब भी आपका इंग्लिश में कोई वर्ड मिसिंग है, आप बताइए क्या है, या कोई वर्ड दिया इसका सिनोनिम बताइए, इसका एंटोनिम बताइए। अगर आपका डिक्शनरी का ये जो वर्ड आपका स्ट्रांग हो चुका है, आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग पता है, तो आप पैसेज कर सकते हैं, कुछ भी इंग्लिश का आप कर सकते हैं। इसके साथ आपको कोई भी ग्रामर का, टेंसेस, कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं। बस आप ये ट्रिक अपना लीजिए, उसके बाद आप 2 महीने के अंदर देखना आपके इंग्लिश के जो 8 से 10 वाले थे वो इस वाले ब्रैकेट में आ जाएंगे, और जो ये थे ये कम टाइम में इस ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो सिर्फ एक ही चीज करनी है, डिक्शनरी आपको करनी है, ठीक है? डिक्शनरी आपको खुद से बनानी है अपनी डिक्शनरी। कहीं से कोई वर्ड मिल रहा है वहां से रट लो नहीं, आपको खुद से मेहनत करके काम करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका जो दिमाग है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली स्टोर होता जाता है। आप ये ट्रिक एक बार ट्राई कीजिए और मुझे इसका
रीज़न, मतलब आपको क्या इम्पैक्ट हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये मेरे को आप बताना 2 महीने बाद। आप जो भी मॉक टेस्ट लगाते, कुछ भी लगाते, आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, उस पे अपने मार्क्स देखिए, और ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई, इस ट्रिक को करने के बाद आप बताना आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात है कि इस ट्रिक को करने के लिए ना तो आपको वर्ब पढ़ना है, ना इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश ग्रामर कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ पैसेज कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर आपका वर्ड स्ट्रांग है, अगर आपको हर वर्ड के मीनिंग पता है, तो आप हर पैसेज को समझ सकते हैं, उसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स उसका आंसर दे सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम, मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ इंग्लिश में आपको वर्ड और उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए, इसी से आपका 80% काम हो जाएगा। आप इस ट्रिक को एक बार ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको असर देखने को मिलेगा। वो जो 20 रुपए का रजिस्टर है, शायद हो सकता है कि 20 रुपए के 1 या 2 या 3 रजिस्टर आपके भर जाए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपको मेहनत में, मतलब आपको क्या करना है, एक होता है ना छानबीन, कहीं से भी कुछ भी मिल जाए, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, कोई खोज करते हैं तो उनको ना कहीं से भी कुछ भी मिल जाए, वो उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ के अपने पास रख लेते हैं। तो आपको कहीं पे भी कोई वर्ड दिखता है, आपको उसका मतलब नहीं पता, तो उसको आप अपने इस रजिस्टर में नोट कर लीजिए, फटाफट से उसको नोट कर लीजिए। अब आप कहीं गए हैं, ठीक है, कहीं पे भी आप गए हैं, या कुछ भी आपको कहीं पे भी कोई वर्ड दिख गया, वहां पे आप उस वर्ड को लिख लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इस ट्रिक में सारी की सारी जो मेहनत है वो है वर्ड्स को ढूंढने में, उसको ट्रांसलेशन से लिखने में, फिर उसको रट्टा मारने में, बार बार रिवाइज करने में। रट्टा मारने का भी तरीका बताए, एक वर्ड को 5 बार पढ़िए, फिर अगले दिन वही चीज रिपीट कीजिए, अगले दिन वही चीज रिपीट कीजिए, कुछ टाइम बाद आपको देखना आंसर आ चुका होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब आपका रिवीजन हो जाएगा तो आप अपने हाथ से आंसर छुपा लीजिए। इसका क्या मतलब है, आंसर छुपा लीजिए, राइट साइड तो अपना आंसर लिखा ही होगा, प्रैक्टिस करते जाइए। इसका क्या होगा, आंसर छुपा लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, चाहे लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बोल के प्रैक्टिस कीजिए, रटाफिकेशन कीजिए। बट आपको अगर वर्ड मीनिंग याद हो गई है सारे के सारे, 2 या 3 बुक्स की जो आपने खुद से बनाई है कॉपीज की, वर्ड मीनिंग आपको याद हो गई ना, तो आपका इंग्लिश का जो है आसानी से हो जाएगा। इसमें जो 8 से 10 लोग नंबर वाले जो लोग हैं, या 4 से 5 नंबर वाले लोग हैं, वो आसानी से 20 से ऊपर वाली रेंज में आएंगे। तो इंग्लिश का 1 and 1 सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, अगर आप चाहे तो उसको अपने पे ट्राई कीजिए। 2 महीने बाद आप बताना कि आपका असर हुआ कि नहीं हुआ। 101% आपको असर होगा, बट कंडीशन क्या है कि जो आप रजिस्टर बना रहे, उस रजिस्टर को आपको मेंटेन करना है, प्रॉपर उसको रिवाइज करना है। कम से कम टारगेट रखना है 2 या 3 रजिस्टर आपको भरने हैं। कौन से 20-20 वाले जो रफ रजिस्टर होते हैं ना, 2 या 3 रजिस्टर आपको भरने हैं। किससे, वर्ड मीनिंग से, सिर्फ उसमें वर्ड मीनिंग होंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपको वर्ड मीनिंग करना है। ना आपको वर्क करना है, ना टेंस करना है, कुछ भी और करने का जरूरत नहीं। इस ट्रिक को एक बार आप अपनाइए और फिर बताना इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। सेम ये मैं ऑलरेडी किसी पे ट्राई कर चुकी, इसलिए मैं आपको ये राय दे रही हूँ। ये बात अभी की नहीं है, थोड़ी पुरानी बात है। अ, आप मान सकते हैं ये बात होगी आपकी 6-7 साल पहले की, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था कि मैं भी बैंक की तैयारी कर रही थी 7-8 साल पहले, या 7-8 साल पहले की बात होगी एक्चुअली, 7-8। और मेरे कॉलेज के एक और दो बच्चे, कॉलेज के भी नहीं बोलेंगे, इंस्टीट्यूट जहाँ से कोचिंग लिया था वहाँ के एक और दो बच्चे उस टाइम पे वो भी तैयारी कर रहे थे। वो थे यूपी साइड के, शायद यूपी। तो उनका सब कुछ बहुत अच्छा स्ट्रांग था, पर रीजनिंग मैथ्स खतरनाक थी उनकी, बस उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी। इंग्लिश में 7 से कम नंबर ही आते थे, 4-5 ऐसे नंबर आते थे, और सबसे ज्यादा मेहनत वो इंग्लिश में करते थे। तो ये वाला ट्रिक मैंने एक किसी के साथ शेयर किया। शेयर करने के बाद जो 4 से 5 नंबर लेके आते थे, उनके मार्क्स आने लगे 17 से 18। और ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ था, ये 3 मंथ के अंदर हुआ था, ठीक है। और जब इंस्टीट्यूट में हम लोग थे तो मेरा अच्छा खासा परफॉर्मेंस होता था इंस्टीट्यूट में, तो सब लोग जानते थे मुझे इंस्टीट्यूट में कि मेरी बातों पे बिलीव किया जा सकता है, ठीक है। उस टाइम की बात है ये। तो किया, ऐसा किया, और स्पेशली उन्होंने मैसेज करके बोला कि सबसे ज्यादा जो वीक सब्जेक्ट था हमारा इंग्लिश, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया। उन्होंने कुछ भी, ना टेंस पढ़ा, ना वर्ड पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ ये जो मैंने आपको 2-3 रजिस्टर बताया ना, ये रजिस्टर उन्होंने भरे थे, और काम कर गया उन लोगों पे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक प्रूफ, मतलब ऑलरेडी जैसे साइंटिस्ट कोई अपनी खोज बताता है किसी को, तो क्या करता है, प्रॉपर उसका प्रूफ देता है ना। तो मैं आपको एक सबूत दे रही हूँ कि ऑलरेडी किसी पे अप्लाई हो चुका है, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल चुका है। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये छोटी सी ट्रिक आपके कितने काम की हो सकती है। इस ट्रिक को एक बार आप अपनाइए। 3 महीने बाद मुझे इसी वीडियो के कमेंट में आप लिख के देना कि ये ट्रिक आपके काम आई है नहीं है। आपने अभी तक तो बहुत सारी ट्रिक अपना ली है, वर्ब टेंस सब कुछ करके देख लिया, उसमें इतनी मेहनत करके देख लिया, एक बार इस ट्रिक को अपनाइए और फिर बताना असर हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए आपको कुछ अलग से मेहनत करने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग याद करने हैं, जहां जहां से मिल जाए। 6 से, मैंने आपको 6 से 12 की बुक पता है क्यों बोली, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स है कुछ सिंपल होते हैं, और वो भी बहुत बार यूज आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाने के लिए एडिटोरियल, कुछ लोग बोलते हैं द हिंदू एडिटोरियल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी न्यूज़पेपर हो, एनी, ये भी मैं बोलती हूँ आपको, कोई भी एनी न्यूज़पेपर, वहां से आपको वर्ड मिल जाएंगे। द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना है या जो पढ़ना है वो आपकी मर्जी, जहां से आपको कहीं से भी कंटेंट मिल जाए, इंग्लिश मिल जाए, वहां से आप उसको पढ़िए, ठीक है। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और साथ के साथ मैं आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए आपको मदद कर देती हूँ, कि अगर आपका इंग्लिश बहुत वीक है और आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए,
आप डायरेक्टली कुछ इंग्लिश मूवीज ये सब देखना शुरू मत कीजिए, जो बच्चों के कार्टून्स आते हैं ना जिसमें इंग्लिश में बात की जाती है, ठीक है, जैसे छोटा भीम इंग्लिश में जो आता है, या कोई भी और कार्टून। मैं कार्टून्स ये सब देखने को इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश बहुत सिंपल होती है, तो आप इनकी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज से स्टार्ट कीजिए, ये स्टार्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। धीरे धीरे आपका जो लेवल है अपना भी बढ़ जाएगा, तो एटलीस्ट स्टार्टिंग के लिए बेसिक कम्युनिकेशन के लिए बहुत आपकी हेल्पफुल होते हैं। इनकी आप इंग्लिश सीखोगे ना, साथ साथ ये जो मैंने आपको बताया कोई कार्टून्स इंग्लिश में है, उनका लैंग्वेज बहुत सिंपल होता है, वो इंग्लिश में ही होता है। तो जब भी आपका ग्रुप डिस्कशन होगा वो ये नहीं बोलेगा कि आपको हाई इंग्लिश में बात करनी है, वो बोलेगा आप इंग्लिश में जीडी दीजिए। तो ये जो कार्टून्स की जो सिंपल वाली इंग्लिश होती है उसमें भी आप अपना ग्रुप डिस्कशन दे सकते हैं आसानी से, जो आपको जो मार्क्स मिलने हैं वही मिलेंगे। और वैसे भी मार्क्स आपको इस बात पे मिलते हैं कि आपने क्या बोला है, जैसे बोलते हैं ना आपने किस क्वालिटी की बात बोली जीडी में, ऐसा नहीं कि आप बस इंग्लिश बोले जा रहे हैं। इंग्लिश बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस टॉपिक में जो आपका नॉलेज है वो कितना है, उस बात पे फर्क पड़ता है। तो आप कार्टून वाले अगर सिंपल से इंग्लिश बोल के भी अपना ग्रुप डिस्कशन करेंगे लेकिन पॉइंट्स आपके अच्छे होंगे, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू दोस्त जिनकी इंग्लिश बहुत एडवांस्ड है, ठीक है। तो ये बात भी मैंने आपको बताई है कि अपनी कम्युनिकेशन को कैसे सुधार सकते हैं। तो जीडी का मौका तो तब मिलेगा जब हम प्री और मेंस की इंग्लिश को क्लियर करेंगे ना, क्योंकि जीडी तो आपके इंटरव्यू में होगी। तो प्री और मेंस को क्लियर करने के लिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई है ये आप इसको अपनाइए, और इसका रिजल्ट मेरे को 3 महीने बाद आप बताना कितना हुआ, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।